आज हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इन सभी व्यवस्थाओं को, इन चारों व्यवस्थाओं को, जो भी सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, इन चारों को मैंने सेपरेटली पढ़ा चुका हूँ। इन चारों व्यवस्थाओं को आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी को डिटेल में पढ़ा है। मैंने कहा था कि इसको मैं एक साथ भी लूंगा, कंपेरिजन करते हुए, कंपेयर करते हुए, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाएं कि कौन सी में क्या है और कौन सी में क्या नहीं है। इसी वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हम देख लेते हैं कंपैरिजन वे में इन चारों व्यवस्थाओं को, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज देखते हैं इन चारों को। पहली, इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था। इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था, इसमें भूमि का ठेका दिया जाता था और जो देते थे, जो ठेका लेते थे, उनको इजारेदार भी कहा जाता था। अगली है स्थायी बंदोबस्त, इसको जमींदारी या इस्तमरारी भी कहा जाता था। ये जमींदारों के साथ थी। इसमें जो जमींदार थे वो, उनको एक फिक्स समय के लिए उनके साथ स्थायी बंदोबस्त सेट, परमानेंट सेटल कर दिया जाता था कि इतने समय के लिए आप हमको इतना लगान वसूल करके किसानों से सरकार को दोगे। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी, रैयत किसान को कहा जाता है। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ था। मतलब समय के साथ साथ अंग्रेज अपनी व्यवस्थाओं को बदलते रहे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मतलब ये सभी चीजें ज्यादा लाभ कमाने के लिए हो रही थी। उनको लग रहा था कि हम ही लाभ कमाएं, कोई दूसरा ना कमाए, बस वो हमको ला ला के देता रहे। अगली है महालवाड़ी व्यवस्था या मौजावाड़ी व्यवस्था। अब वो किसान के साथ जो संपर्क था वो उसको हटाकर एक जो किसान के बाद जो गांव का जो मुखिया होता था, या जिसको मौजावारी कहा जाता है, गांव का जो साहूकार होता था, जिस तरह से उसको एक गांव का जो पूरी तरह से जमींदार की तरह ही होता था, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट गांव के मुखिया के साथ होने लगा। गांव के मुखिया के साथ होने लगा है। तो इस तरह से ये अपनी जो भी व्यवस्थाएं थी उनको बदलते रहे। अब देख लेते हैं इनमें क्या था। गवर्नर जनरल, इसमें जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे पहली वाली में। दूसरी वाली में कॉर्नवालिस थे। तीसरी वाली में कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो अलग अलग समय पर इन्होंने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया था। और चौथे में थे हॉल्ट मैकेंजी। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सहारनपुर एक कानून था जिसमें कि इस स्तर को 50% तक कर दिया था। हॉल्ट मैकेंजी ने इसको 80% तक रखा था। और एक चीज याद रखना है कि चाहे टैक्स की दर, लगान की दर कुछ भी हो, उसको बहुत ही कड़ाई से, बहुत ही निर्दयता से वसूला जाता था। उनको कोई मतलब नहीं था कि किसान की हालत क्या है, कैसी है, इस तरह से काम चलाना उनको कोई मतलब नहीं था। बहुत ही कठोरता पूर्वक इस टैक्स को वसूला जाता था। कैसे भी वसूल लेते थे क्योंकि पावर थी उनके हाथ में। अब देख लेते हैं सन। ये सन 1772 में लागू की गई, ये 1793 में लागू की गई, और ये 1792 में लागू की गई, और ये 1820 में भी लागू की गई। आगे देखते हैं 1819 में, 1833 में और 1855 में। ये अलग अलग समय पे लागू की गई। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर थे। दूसरी व्यवस्था में थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने क्या किया था, जो भी जमींदारों के जो साथ जो व्यवस्था अपनाई थी, जमींदारों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें 10/11 भाग सरकार के पास जाना था और 1/11 भाग जमींदार के पास जाना था। ये इस तरह की व्यवस्था लागू की गई थी। कैप्टन रीड, अब कैप्टन रीड के बारे में बात करें तो कैप्टन रीड का नाम अक्सर कहीं भी आता नहीं है, लेकिन ये असलियत में और शुरुआत में सबसे पहले इसको लागू करने का श्रेय कैप्टन रीड को ही जाता है। 1792 में कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट 12 महल में इसको सबसे पहले लागू किया था। इसके बाद टॉमस मुनरो ने 1920 में 1/3 भाग, सॉरी 1820 में लागू किया था। इन्होंने जो कैप्टन रीड ने जो टैक्स की दर रखी थी वो 1/2 रखी थी, ज्यादा रखी थी काफी। और टॉमस मुनरो ने 1820 में जो लागू किया उसमें जो टैक्स की दर थी 1/3 रखी थी।
थॉमस मुनरो ने इसको बहुत बड़े भाग पे लागू किया था। ये था मद्रास और बम्बई। लेकिन जो कैप्टन रीड थे उन्होंने तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया था शुरुआत के दौर में। ठीक है, आगे है हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने इसको स्टार्ट किया था 1819 में। जो लगान की तो दर रखी गई थी वो थी 80%। जो भी डिसाइड किया था, जो भी तुम पैदा करोगे उसका 80% सरकार को दोगे। अब तो आप देख सकते हैं जब 80% सरकार को दे देंगे तो किसान के पास क्या बचेगा, सोचने वाली बात है। और वो 80% उससे छीन भी लेते थे, बहुत ही कठोरतापूर्वक, बहुत ही निर्दयतापूर्वक उनसे ले भी लेते थे। आगे आए लॉर्ड विलियम बेंटिंग मालवाड़ी व्यवस्था में। इन्होंने जो लगान की जो दर थी 80% से घटाकर 66% कर दी। ये भारतीयों के लिए थोड़ा उदार कहे जाते हैं। आगे आया एक और कानून, देखा कि ये भी बहुत ज्यादा है। सरकार ने देखा कि लोग परेशान हैं, जब तक उनके पास कुछ होगा ही नहीं तो वो तो कृषि करना ही बंद कर देंगे, तो उससे तो और लगान कम मिलेगा। जो भी था कृषि पे डिपेंड थे सब कुछ, अगर वो भी नहीं चला तो और ज्यादा घटा होगा। तो इन्होंने कहा कि चलो थोड़ा कम कर देते हैं, आप कृषि करते रहिए और हमको देते रहिए। तो आगे आया सहारनपुर कानून, जो कि 1855 में आया। इसमें जो टैक्स की दर थी, जो लगान की दर थी, वो 50% कर दी, 50%। काफी घटाते घटाते नीचे लेके आए। देखा कि लोग काफी परेशान है, थोड़ा सा रियायत दी गई इसमें। अब आगे देखते हैं। सन मैंने बता दिया, सन कौन कौन से में स्टार्ट हुई है, इनको किम कंप्लीट कर दिया, इसको भी। अब देखते हैं भूभाग, ये कितने कौन कौन से भूभाग पे लागू की गई। जो भूभाग की बात करें तो इजारेदारी जो व्यवस्था थी वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू की गई। अगर हम इसकी बात करें तो ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा के बाद से ज्यादा पश्चिमी सीमा प्रांत, बनारस खंड, पश्चिमी सीमा प्रांत का जो बनारस खंड था और उत्तरी कर्नाटक के लागू की गई। मतलब देख सकते हैं कि ये काफी बड़े भाग में लागू की गई। अब देखते हैं अगला, ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो एरिया था, जो प्रेसिडेंसी था, वो बहुत बड़े एरिया को कहा जाता है, तो बहुत बड़ा एरिया कवर करता था। पहले 4 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और मद्रास। 4 बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी। इसको इन सभी एरिया में लागू किया। अगर अब बात करें तो इसकी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की, तो ये भी बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी कही जाती है। आगे देख लेते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इसलिए ये इसको लागू किया था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मध्य भारत और पाकिस्तानी पंजाब। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मध्य भारत और पाकिस्तानी पंजाब तक इसको लागू किया था। पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, लेकिन अब तो समझाया जाएगा तो उसको पाकिस्तानी पंजाब के तौर पर समझाया जाएगा। अब बात करें कि ये कितने प्रतिशत भूभाग पे लागू की गई, ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे, तो हम देख सकते हैं मुख्य रूप से बंगाल में लागू की गई। इसको ज्यादा बड़े लेवल पे लागू नहीं करवाया गया। अब हम इसकी बात करें तो ये ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पे लागू की गई थी। इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा 51% भूभाग पे इसको लागू किया गया था ब्रिटिश भारत के। अगर इसकी बात करें तो 30% भूभाग पर इसको लागू किया गया था। अब आगे देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, देख लेते हैं। लगान का 5 वर्षीय प्रबंधन। शुरुआत में इसको जब लागू किया गया 1772 में, तो लगान का जो प्रबंधन था वो 5 वर्षीय था। इसमें क्या था, ठेके पर देने की व्यवस्था थी। जमीन को ठेके पर दे दिया जाता था 5 साल के लिए, उससे एक निश्चित लगान वसूल करने के लिए, और वो एक 5 साल तक निश्चित लगान उनको देते रहते थे सरकार को। अब इसमें बहुत सारे दोष विद्यमान हो गए। इसमें देखा कि जो भी जिनको ठेके पे दे रहे हैं उनका झोली ज्यादा भर रही है, सरकार की झोली कम भर रही है। तो सरकार तो चाहती थी कि हमारी झोली ज्यादा भरे। तो आगे देख लेते हैं 1777 से लगान का 1 वर्षीय प्रबंधन स्टार्ट हो गया। इन्होंने देखा कि नहीं, अब 5 वर्ष में बोली नहीं लगेगी, अब 1 वर्ष में बोली लगेगी। तो इस तरह से उन्होंने 1 वर्ष में बोली लगाना स्टार्ट किया, और हर साल ठेकेदारों को हर साल बोली लगाकर जो भी बोली के बाद जो भी पैसा आता था वो सभी सरकार के खजाने में जमा करना पड़ता था। आगे है ऊंची बोली लगाने वाले को वसूली का अधिकार दिया जाता था। जो जितनी ऊंची बोली लगाएगा उसको नहीं अधिकार दे दिया जाता था कि हाँ तुम इतनी जमीन का, जिसकी जितनी ज्यादा बोली लगाओगे उसी को अधिकार दे दिया जाता था कि आप इतना पैसा आप सरकार के खाते में जमा करोगे। अब हमको कोई मतलब नहीं है कि आप किस तरह से करोगे, किसान को मारो, खुद मारो, घर घर को भेज दो, जमीन को भेज दो, कोई मतलब नहीं था। आगे है लगान वसूल करता इजारेदार। जो लगान वसूल करता थे उनको इजारेदार कहा गया। आगे है सरकार से ठेकेदार का सीधा संपर्क स्थापित हो गया।
अब सरकार से ठेकेदार का सीधा संपर्क स्थापित हो तो किसान गायब हो गया, मतलब किसान से कोई मतलब नहीं था। जो इजारेदार था उसके साथ क्या कर रहा, सरकार को कोई मतलब नहीं था, उसको टैक्स चाहिए था जो कि इजारेदार उसको दे रहा था। किसानों की दशा खराब होने लगी, सीधी सी बात है। जब तुम किसानों के पास कुछ छोड़ोगे ही नहीं, सारा टैक्स के रूप में दे दोगे, बोली लगा के, ये कई बार तो लिमिट से ज्यादा बोली लगा देते थे ताकि इसका जो भी अधिकार है हमें मिल जाए टैक्स का, कुछ कमाएं और कुछ सरकार को दे दें। तो इससे क्या था, किसानों को ही बहुत ज्यादा झेलना पड़ा, तो किसानों की हालत खराब होती चली गई। अब हम इसकी बात करें तो इसकी विशेषताएं थी कुछ स्थायी बंदोबस्त की। इसमें क्या क्या विशेषताएं, जमींदार भूमि के स्वामी बन गए, इनको जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया और किसानों को इसमें भी गायब कर दिया गया, किसानों की कोई वैल्यू नहीं रखी गई, जमींदारों के स्वामी बना दिए गए। लगान की राशि निश्चित कर दी गई, सीधी सी बात है, स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट था, तो लगान की जो राशि थी वो स्थायी कर दी गई थी, फिक्स कर दी गई थी कि हाँ इतना लगान आप हर साल या हर जितने भी समय के लिए बोला जाता था उतना लगान आप देते रहिए। जमींदार भूमि को बेच और गिरवी रख सकते थे, अगर किसी भी कंडीशन में लगान चुकता नहीं कर पा रहा है किसान, तो जमींदार क्या करते थे, उसकी जमीन को गिरवी रख सकते थे साहूकार के पास, किसी के भी पास, जो उसको लेना चाहे उसके बदले पैसा देना चाहे, ताकि वो अपना टैक्स सरकार को अदा कर सके। मतलब खरीदने बेचने की वस्तु बना दी एक तरह से जमीन। आगे है, सरकार व किसान के मध्य सीधा संबंध खत्म हो गया, सरकार और किसान के मध्य सीधा संबंध खत्म हो गया, जो कि इसमें भी हुआ। इसका संपर्क ठेकेदार से था और इसका संपर्क सरकार का जमींदार के साथ हो गया, और किसान इसमें भी गौण हो गया, खत्म हो गया। किसान व जमींदार के मध्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं। इसमें एक और व्यवस्था की गई कि हाँ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ जमींदारों के साथ, उसमें कहा गया कि हम आपके मतलब जमींदार के और किसान के बीच कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप किस तरह से लगान वसूल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको समय पर लगान चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने इसको हस्तक्षेप को मना कर दिया। अब लाभ देखें इसका, तो प्रतिवर्ष लगान निश्चित करने से छुटकारा मिल गया, सरकार को लाभ हुआ। इसमें क्या हुआ, प्रतिवर्ष जो लगान जो लगाया जाता था इस वाली व्यवस्था में जो चला था, इस वाली में खत्म कर दिया गया, एक निश्चित समय के लिए लगान को फिक्स कर दिया गया ताकि वो सरकार के खाते में जमा होती रहे। तो प्रतिवर्ष लगान निश्चित करने से छुटकारा मिल गया। क्लियर है। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी, जब जमींदारों को उसका अधिकार दे दिया गया तो देखा कि जितना ज्यादा हम कृषि में उत्पादन करेंगे तो उसका एक लिमिटेड ही भाग हमको सरकार को देना है, उसके बाद जो बचेगा वो जमींदार के पास बच जाएगा। तो जमींदार कृषि कार्यों में रुचि लेने लगे, जब वो कृषि कार्यों में रुचि लेने लगे तो कृषि का उत्पादन बहुत जगह पे बढ़ा भी, जिसका सीधा फायदा जमींदार को हुआ, ये उनके लिए फायदेमंद चीज साबित हुई। आगे सरकार की आय निश्चित हो गई, अब सरकार को ये पता चल गया कि मुझे इस जगह से या इस जमीन से इतना टैक्स आना है, तो उसने अपने दूसरे कार्य करना स्टार्ट कर दिया, ताकि उसको ये टेंशन खत्म ही हो गई कि अब कितना टैक्स कहाँ से आना है, कितना कम आएगा, कितने ज्यादा आएगा, वो फिक्स कर दिया गया। आगे जमींदार के रूप में सरकार के कट्टर समर्थक तैयार हो गए। ये क्या था, जब सरकार से लाभ पा रहे थे ये लोग जमींदार लोग, तो ये इसके समर्थन में भी खड़े हो गए। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे विद्रोह होने वाले थे, इनको पूर्व सूचना दे देते थे सरकार को कि वहां पे विद्रोह आने होने वाला है, आप कुचल डालिए नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से ये सरकार ने इनडायरेक्टली एक ऐसा वर्ग तैयार कर लिया अपने लिए जो कि हर मोर्चे पे इनका साथ देता रहा, क्योंकि इनको जमींदारों को बहुत फायदा हो रहा था। अब हम अगर हानि की बात करें तो किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया इसमें किसानों के हितों का तो किसी भी व्यवस्था में ध्यान नहीं रखा गया, इसमें और ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि उनकी जो ट्रिगर था, उनका जो रिमोट था, वो जमींदार के हाथ में दे दिया गया। अब वो कैसे उसको मार रहे हैं, कूट रहे हैं, किस तरह से लगान को वसूल कर रहे हैं, उनको अधिकार दे दिया गया, और सरकार ने कहा कि हम हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। आगे है जमींदार को हानि हुई इसमें। कई बार क्या होता था कि प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, जैसे बारिश नहीं हुई या बारिश ज्यादा हो गई, तो ऐसे में फसल पैदा नहीं होती थी, तो लेकिन जमींदार को तो वो फिक्स लगान देना था, वो कैसे देगा, इससे बहुत ज्यादा हानि होती थी, वो उसको जमीन बेच देता था। या कई बार क्या होता था कि बेचने के बाद भी पूर्ति नहीं होती थी, तो वो भी बहुत सारे मामलों में, इस मामले में कंगाल ही हो गया, बहुत सारी जमीन उसकी चली गई और वो किसान की श्रेणी में है, किसान की तो छोड़ वो मजदूर की श्रेणी में आके खड़े हो गए। इनसे काफी जमींदारों को भी घाटा हुआ।
किसानों को हानि हुई, किसानों को तो हर चीज में हानि हुई। किसानों के पास तो ऊपर अत्याचार हर लेवल पे बढ़ते ही चले गए। क्या बताऊं किसानों के बारे में। सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई। सामाजिक असमानता कैसे बढ़ी कि समाज में एक ऐसे वर्ग का उभरना स्टार्ट हो गया जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, मतलब पैसे को लेकर। क्योंकि जो सरकार ने जो व्यवस्था लागू की थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा जिम्मेदार के पास चला जा रहा था। तो वो अपनी जो भी व्यवस्थाएं थी उससे लाभ पाके मतलब पैसे वाला होता चला गया। तो जब एक वर्ग बहुत पैसे वाला हो जाएगा, बहुत सारे जो दूसरे वर्ग हैं बहुत गरीब रहेंगे, तो समाज में एक असमानता पैदा हो जाएगी। तो इसी तरह की असमानता समाज में देखी गई। ये तो हो गया स्थायी बंदोबस्त। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी। रैयत किसान को कहा जाता था। अब ये बंदोबस्त सिर्फ किसान के साथ था। यही एक ऐसा बंदोबस्त था जो डायरेक्ट किसान के साथ किया। ये भी इसलिए किया क्योंकि ये दोनों व्यवस्थाएं उसके सामने फेल साबित हो रही थी। उनको लगा कि नहीं, क्या पता इन व्यवस्थाओं में जो नहीं हुआ, हम एक बार किसान के साथ भी एक कोई सिस्टम बना के देखें, क्या पता इससे हमको ज्यादा लाभ हो जाए। इसी वजह से 4 बार इनको चेंज किया गया। और ऐसा चेंज करने के बाद भी कुछ जगह पे इन सभी को लागू भी रखा, जैसे जैसे थोड़ा बहुत बदलाव के साथ। क्योंकि सभी जगह पे एक जैसी व्यवस्था लागू नहीं हो सकती थी। कहीं बहुत बड़े किसान थे, कहीं छोटे किसान थे, कोई मध्यस्थ किसान थे। तो सभी के साथ एक तरह की व्यवस्था लागू नहीं हो सकती थी। तो इसको देख लेते हैं रैयतवाड़ी। इसको, हाँ, ये सब भी हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सरकार का किसानों से सीधा संबंध स्थापित हो गया। यही एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सरकार का किसानों से सीधा संबंध स्थापित हो गया था। ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। भूमि की उपजाऊ शक्ति और उत्पादन क्षमता के आधार पर लगान। इसमें एक अच्छी चीज हुई, भूमि की उपजाऊ क्षमता को देखा जाता था, उपजाऊ शक्ति को, और उत्पादन क्षमता कितनी है उसकी, कितना उत्पादन कर सकती है और कितनी उपजाऊ है, इसके आधार पर इस पर टैक्स लगाना स्टार्ट किया था। ये थोड़ा सा फायदेमंद था किसानों के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता था, जो ठेकेदारी व्यवस्था थी, जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसमें ठेकेदार को पता ही नहीं था कि किसमें क्या होना है। क्योंकि वो तो बहुत पैसे वाले थे, वो ज्यादातर टाउन्स में रहते थे, शहरों में रहते थे और बोली लगाने चले जाते थे। तो इनसे उनको कुछ कई बार घाटा भी हो जाता था, जो मैंने यहाँ पे बताया है। तो भूमि की उपजाऊ शक्ति और उत्पादन क्षमता के आधार पर इसमें लगान लगाना था। लगान का प्रतिशत रखा गया था 45 से 55%। लगान का पुनर्निर्धारण 20 से 30 वर्ष के अंदर किया जाना था। ऐसा नहीं था कि बहुत समय के लिए एक रख दिया, नहीं। और जब भी लगान का निर्धारण किया जाना था, तभी लगान की जो दर थी उसको बढ़ा दिया जाना था। ये इसके अंदर था। अब इसके दोष देख लेते हैं। लगान का ऊंचा प्रतिशत। इसमें क्या था, लगान का बहुत ज्यादा प्रतिशत ऊंचा था। जब आधे से ज्यादा भाग सरकार के पास चला जाएगा, तो आधे से कम भाग में एक किसान क्या करेगा। उसमें सारी लागत भी है उसकी, घर भी पालना है, आसपास भी देखना है, बच्चों की शादी भी करनी है। तो क्या क्या करेगा। इससे बहुत घाटा हुआ सरकार को, सॉरी किसानों को। दोस्त, सरकार को किसानों से सहानुभूति नहीं। इसमें सहानुभूति तो होनी नहीं थी। वो तो यहाँ व्यापार करने आए थे। सहानुभूति का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर वो सहानुभूति करते तो वो तो मर जाते यहाँ पे। शासन कैसे चलाते भारत पे 200 साल तक। तो सहानुभूति का करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। आगे है लगान नहीं तो भूमि से वंचित। इसमें कहा गया अगर आप लगान नहीं दे पाए तो हम आपकी भूमि को बेचकर उस लगान की भरपाई करेंगे, जो कि इस व्यवस्था के अंदर रखा गया था। आगे, लगान में किसी भी समय वृद्धि की जा सकती थी। जब जब सरकार देखती थी, सरकार के अधिकारी देखते थे कि किसी जगह पर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है कृषि, तो वो कभी भी जो भी दर थी लगान की उसको बढ़ा सकते थे। ये उनके पास पावर थी। आगे, किसानों की दशा खराब। हर व्यवस्था में, अभी तक तीनों व्यवस्थाएं हम देख लिए, सभी व्यवस्था में किसानों की जो दशा थी वो सबसे ज्यादा खराब थी। कई बार ठेकेदार ने लूटा, एक बार जमींदार ने लूटा, अब ये सरकार लूट रही है डायरेक्ट। तो किसानों की दशा तो खराब होनी ही है। ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं आखिरी वाली व्यवस्था के अंदर, महालवाड़ी व्यवस्था। अब देखते हैं इसमें क्या है। भू राजस्व, ये हम सभी करा चुके हैं, ये पूरा एरिया पहले करा चुका हूँ, इसको मुझे कराना है। भू राजस्व गांव का लंबरदार। चलो मैं इसको पहले समझा लेता हूँ। महाल होता है, गांव के मुखिया को कहा जाता था। महाल गांव के मुखिया को कहा जाता था। जो भी मुखिया होते थे उसको कहा जाता था गांव का प्रमुख। तो अब जो व्यवस्था थी वो गांव के प्रमुख के साथ थी। ठीक है। तो इसके आधार पर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि वो किसानों के साथ करके अपनी व्यवस्था देख चुके थे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके देख चुके थे, उनको ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था। छोटे छोटे लेवल पर थोड़ा थोड़ा टैक्स मिला था। अब वो सोच रहे थे किसी एक गांव को
किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए और वो हमको टैक्स इकट्ठा करके देता रहे। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या था। भू राजस्व गांव का लंबरदार, जिसे तालुकेदार भी कहा जाता था, एकत्रित करता था, जिसे 3 से 5% कमीशन मिलता था। जो गांव का प्रमुख होता था उसको लंबरदार भी कहा जाता है, तालुकेदार भी कहा जाता था। एक तालुका आज भी यूज की जाती है। तो उस तालुकेदार भी कहा जाता था। वो क्या करता था, पूरे गांव से, अगर वो पूरे गांव उसकी जमीन उसी की है या छोटे और दूसरे व्यक्तियों की है, तो वो क्या करते थे, वो सभी उस प्रमुख को, गांव के जो प्रमुख है, वो जो मुखिया होता था, उसको वो लाके दे देते थे। टका जो भी टैक्स की दर थी, टैक्स का जो पैसा था, वो सरकार के खजाने में जमा कर देता था। इस तरह से काम चलता था। और इसके रूप में उसको, इसके बदले क्या मिलता था, सरकार उसको 3 से लेकर 5% तक उसको कमीशन देती थी। वो कमीशन के ऊपर रहने लगा। अब इसके दोष देख लेते हैं। इसमें स्थायी बंदोबस्त के सभी दोष मौजूद थे। जो हमारा स्थायी बंदोबस्त है, इसके सभी दोष इसमें मौजूद थे, क्योंकि वो भी जमींदार की तरह काम कर रहा था। अब जमींदार क्या करेगा, अपना ही फायदा देखेगा। तो वो क्या करता था, वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेके सरकार को दे देता था और कुछ हिस्सा अपने पास भी रख लेता था। शुरुआत में लगान का प्रतिशत 80 था, जिसे घटाकर 50% तक कर दिया गया। जो 80% था उसको भी कठोरता पूर्वक वसूल किया जाता था। ध्यान रखना इसको, चाहे वो कितनी ही दर लगा देते। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि 95% दर तक उन्होंने लगाया, उसको वसूला भी। लेकिन हम इन व्यवस्थाओं में देखते हैं थोड़ा कंट्रोल था। तो शुरुआत में हम देख सकते हैं 80% था, जिसे घटाकर 50% तक कर दिया गया। आगे है, इसमें भी लगान का निर्धारण समय समय पर करने का प्रावधान किया गया था। इसने कहा कि ठीक है, आपकी जैसी आय में वृद्धि होगी तो हम भी अपनी लगान में वृद्धि कर देंगे। तो इस तरह से लास्ट के रूप में देखते हैं कि किसान को ही परेशान किया गया, आम आदमी को ही परेशान किया गया। इन व्यवस्थाओं में ज्यादातर देखा गया है कि जो जमींदार थे, ऐसे लोग बहुत ही कम थे कि जो उभरे। ज्यादातर तो गरीबी की रेखा के नीचे ही चले गए, गरीब से गरीब होते चले गए। जो जमींदार थे वो किसान में कन्वर्ट हो गए, जो किसान थे वो मजदूर में कन्वर्ट हो गए। और मजदूर कहाँ जाएगा, सोचने वाली बात है। तो इस व्यवस्था ने हर तरह से भारतीयों को कमजोर ही किया था और सरकार को हमेशा मजबूती प्रदान की थी। तो ये थी हमारी चारों व्यवस्थाएं एक साथ। अगर हम पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छे से इसको कंपेयर करते हुए पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में। थैंक यू।